दूसरे दिन से दोनों दोस्त एकदम सुबह सुबह ही घर से निकल पड़े। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में पान भरे, गोमती पार कर एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफउद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू और हुक्का ले लेते और मस्जिद में 5 दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र नहीं रहती थी। चेकमेट आदि 1-2 शब्दों के सिवा उनके मुंह से कोई और बात ही नहीं निकलती थी। कोई योगी भी समाधि में इतना मगन नहीं होता होगा जितना वो दोनों शतरंज खेलने में हो जाया करते थे। दोपहर को जब भूख लगती तो दोनों दोस्त किसी दुकान पर जाकर खाना खाते और हुक्का पीकर फिर शतरंज के मैदान में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें खाने का भी ख्याल नहीं रहता था। इधर देश की पॉलिटिकल दशा भयंकर होती जा रही थी। अंग्रेज कंपनी की फौज लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे। पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र नहीं थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर, उन्हें डर था कि कहीं किसी बादशाही नौकर की नजर न पड़ जाए तो बेकार में पकड़े जाएं। हजारों रुपए साल की इनकम मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों दोस्त मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा का खेल कुछ कमजोर था। मीर साहब उन्हें बार बार हरा रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वो गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, अल्लाह बचाए। मिर्जा बोले, आने दीजिए, अब तो खुद को बचाइए। ये चेक। अरे जरा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाएं। देख लीजिएगा, जल्दी क्या है। फिर चेकमेट। अरे तोप भी है। अब कोई 5000 आदमी होंगे। कैसे कैसे जवान हैं। लाल बंदरों के से मुंह। सूरत देखकर ही खतरनाक लगते हैं। जनाब, ये चेकमेट किसी और को दीजिएगा। ये चेक। आप भी अजीब आदमी हैं। यहां तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको अपनी चेकमेट की पड़ी है। अरे कुछ इसकी खबर भी है कि शहर घिर गया तो हम घर कैसे जाएंगे। अरे जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा। बस अब की चेकमेट होने वाला है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर खेल बिछ गया। मिर्जा बोले, आज खाने का क्या होगा। मीर बोले, अजी आज तो रोजा है। क्या आपको ज्यादा भूख लगी है। जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। अरे शहर में कुछ नहीं हो रहा होगा। लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐश गांव में होंगे। दोनों फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी। 4 बजने ही वाले थे कि फौज के वापस आने की आहट सुनाई दी। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अनजान जगह ले जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी न मारकाट। एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी आजाद देश के राजा की हार इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना नहीं हुई होगी। ये वो अहिंसा नहीं थी जिस पर भगवान खुश होते हैं। ये वो कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध जैसे बड़े देश के नवाब को बंदी बना लिया गया था और लखनऊ अय्याशी में मस्त था। यह पॉलिटिकल फेलियर की हद थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर, नवाब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर बोले, कर लिया होगा। ये लीजिए चेक। जनाब ठहरिए, इस वक्त मामला ठीक नहीं लगता। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। रोना भी चाहिए। ये ऐश वहां कहां नसीब होगा। ये चेक। किसी के दिन एक जैसे नहीं होते। कितनी दर्दनाक हालत है। हां सो तो है। ये लो फिर चेक। बस अब की चेकमेट है। तुम बच नहीं सकते। खुदा की कसम, आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय अल्लाह। अरे पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का दुख कीजिएगा। ये चेक
और ये मैट लाना हाथ। बादशाह को लेकर सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर से खेल बिछा दिया। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के दुख में एक दुख भरा गीत गाएं। लेकिन मिर्जा की देशभक्ति अपनी हार के साथ गायब हो चुकी थी। वो हार का बदला चुकाने के लिए बेचैन हो रहे थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 गेम लगातार हार चुके थे। इस चौथे गेम का रंग भी अच्छा नहीं था। वो बार बार जीतने का पक्का इरादा करके संभल कर खेलते, लेकिन एक न एक चाल ऐसी आ जाती जिससे खेल फिर खराब हो जाता था। हर बार हार के साथ बदले की भावना और भी बढ़ती जा रही थी। उधर मीर साहब मारे खुशी के गजलें गा रहे थे, चुटकियां ले रहे थे, मानो उन्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। मिर्जा जी उनकी बातें सुन सुनकर झुंझलाते और हार की शर्म को मिटाने के लिए उनकी तारीफ कर देते। पर जैसे जैसे गेम कमजोर पड़ती, धीरज हाथ से निकल जाता था, यहां तक कि वो बात बात पर झुंझलाने लगे। जनाब, आप चाल को बदला न करें। ये क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक ही बार में चल दीजिए। ये आप मोहरे हाथ पर क्यों रखते हैं? मोहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल ना सूझे मोहरा मत छुइए। आप एक एक चाल आधे घंटे में चलते हैं। अब जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा लगे उसकी हार समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, अब चुपचाप मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब बोले, अरे अब मैंने चाल चली ही कब थी? आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए उसी घर में। उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था? खुद को हारते देखा तो चीटिंग करने लगे आप। चीटिंग आप करते हैं। हार जीत तकदीर से होती है, चीटिंग करने से कोई नहीं जीतता। तो इस गेम में तो आपकी हार हो गई। मेरी हार हो गई? तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। वहां क्यों रखूं? नहीं रखता। क्यों नहीं रखेंगे? आपको रखना होगा। झगड़ा बढ़ने लगा। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। न ये दबता था न वो। बेकार की बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने तुम्हारे खानदान में शतरंज खेली होती तब तो आप इसके नियम कायदे जानते। तुम्हारे खानदान के लोग तो हमेशा घास छिला करते थे, तो आप क्या शतरंज खेल पाएंगे? खानदान और ही चीज होती है, जायदाद मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। मीर बोले, क्या? घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे, हमारे यहां तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। अजी जाइए भी, गाजुद्दीन हैदर के यहां बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कोई हंसी खेल नहीं है। क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह पर कालिख लगाते हो? वे ही बावर्ची का काम करते होंगे। यहां तो हम हमेशा बादशाह के लेवल पर खाना खाते आए हैं। अरे चल, बहुत बढ़ चढ़कर बातें ना कर। जबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूं। यहां तो अगर किसी ने मुझे आंखें दिखाई तो मैं उसकी आंखें निकाल लेता हूं। है हिम्मत? आप मेरी हिम्मत देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज 2-2 हाथ हो जाएं, इधर या उधर। मिर्जा बोले। मीर ने जवाब दिया, तो यहां तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार कटार वगैरह साथ बांधते थे। दोनों अय्याश तो थे पर डरपोक नहीं थे। उनमें राज्य के प्रति भाव खत्म हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे? पर खुद पर बात आई तो बहादुरी की कमी नहीं थी। तलवारें चली, दोनों घायल होकर गिर पड़े और वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकला, उन्हीं 2 लोगों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में अपनी जान दे दी। अंधेरा हो गया था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मौत पर रो रहे थे।
चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई दीवारें और धूल से भरी जमीन जैसे इन लाशों को देखकर सिर हिला रही थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी शतरंज के खिलाड़ी, और गजब की सीख हमें इस कहानी से मिलती है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने यह बताया है कि जब कोई चीज हमें मुफ्त में मिल जाती है तो हम उसकी कीमत नहीं समझते, उसकी कद्र नहीं करते। इस कहानी के दोनों कैरेक्टर मिर्जा अली और मीर अली दोनों को ही विरासत में बहुत जायदाद मिली थी, इसीलिए वो कमाने की चिंता से बेफिक्र होकर अय्याशी करने में लग गए थे। उनके शतरंज खेलने का शौक लत में बदल गया था। यह लत इस हद तक बढ़ गई थी कि उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने समाज और परिवार दोनों के लिए अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। उन्होंने अपनी आजादी का भी सम्मान नहीं किया और अंत में वो उनसे छिन गई। यहां तक कि जब नवाब ने उन्हें बुलाया तब भी वो नहीं संभले। वो चुपचाप तमाशा देखते रहे। उन्होंने कायरता दिखाई, अपने राज्य को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की। उनकी लापरवाही से समाज की आजादी छिन गई। नवाब गिरफ्तार कर लिए गए और अंग्रेजों ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। अपने राजा और समाज के प्रति उन्होंने कोई वफादारी नहीं दिखाई, लेकिन अपनी झूठी शान शौकत के लिए अंत में दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो आदमी अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा करता है और समय रहते नहीं संभलता, उसका सर्वनाश होना तय है। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको बेहद पसंद आई होगी। आपके थॉट्स भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगली स्टोरी आपके इस राइटर की या कौन सी स्टोरी आप सुनना चाहेंगे, आप हमें बता सकते हैं। बहुत जल्द एक नई स्टोरी या एक बुक समरी के साथ फिर लेकर आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। सुनते रहिए गीगल को, मुस्कुराते रहिए।